हेलो। 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 आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मेरी तरफ का आज नेटवर्क कुछ ख़राब था इसलिए कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हुई। चलिए ठीक है, अब सही है। अब मैंने दूसरे से कनेक्ट कर लिया है। आप सभी लोगों को आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे 19वीं शताब्दी में भूगोल का विकास। हो सकता है कि किसी बच्चे के यहाँ आवाज़ ना पहुँच रही हो, तो ये नेटवर्क का इशू है, तो इस बात को ध्यान में रखेगा, है ना। बाकी मेजॉरिटी को अगर आवाज़ में आ रही है तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, आज हम लोगों को शुरू करना है 19वीं शताब्दी में भूगोल का विकास। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं अरब भूगोल वेत्ताओं का योगदान। ठीक है। अरब भूगोल वेत्ताओं का योगदान इसलिए मैं सबसे आखिरी में कह रहा हूं कि बात की मैं वहां से इसको जोड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि प्राचीन भारतीय भूगोल का विकास तो बहुत पुराना है। जैसा कि आपने कल सुना था कि ऋग्वेद तो जो यूरोपियन ग्रंथ हैं उनसे भी पुराने हैं। तो हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को और यूरोपियन ज्ञान ज्ञान को एक कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि सबसे पहले यूरोप, रोमन्स और प्राचीन भारत का योगदान, उसके बाद में आपका अरब भूगोल वेत्ताओं का योगदान। अरब भूगोल वेत्ताओं का जो आप लोगों ने मुख्य रूप से उस दिन योगदान पढ़ा था, आप लोगों ने ध्यान से उस चीज को पढ़ा ही होगा, और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसको रिपीट भी किया था। तो मैंने सबसे आखिरी भूगोल वेत्ता का नाम बताया था इब्न खालदून, और उसका साल बताया था 1332 से 1406। यानी कि 1406 15वीं शताब्दी। ठीक है। और यहां पे आपको शुरू करना है 19वीं शताब्दी। ठीक। 19वीं शताब्दी का मतलब, 19वीं शताब्दी का क्या मतलब हुआ? हाँ, 1800। ठीक है। 1406 से 1800, बीच में 400 साल के भूगोल का विकास क्या हुआ, ये आपके सिलेबस में एक डिसकंटिन्यूटी है। यानी कि बीच के 400 साल का भूगोल भी आप लोगों को नेट जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें हमारा खोज यात्रा का काल आता है, पुनर्जागरण काल आता है, भूगोल का शुद्ध रूप आता है। तो वो सारी चीजें जो भूगोल में हुई हैं उनको भी आप लोग अपने जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे नेट का सिलेबस है और जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट्स के से क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपका ये जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अनुसार नहीं आते हैं। ठीक। वहां पे ये चीज, यहाँ यूनिवर्सिटी सिलेबस में ये चीज छूटी हुई है। तो यूनिवर्सिटी सिलेबस के मुताबिक चूंकि हम लोगों को चलना है, तो यूनिवर्सिटी सिलेबस अब कह रहा है कि हम आप लोगों को बताएं कि 19वीं शताब्दी में भूगोल का क्या विकास हुआ। तो 19वीं शताब्दी के भूगोल के विकास में सबसे पहला नाम आता है, पहले दो नाम आते हैं हम्बोल्ट और रिटर के। हम्बोल्ट, आज हम लोग हम्बोल्ट को पढ़ेंगे और सविस्तार पढ़ेंगे और हम्बोल्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इसलिए परेशान होने जैसी और ऊबने जैसी कोई बात नहीं है। हम्बोल्ट को आज हम लोगों को पढ़ना है। तो हम्बोल्ट के पढ़ने के क्रम में जो हमारी रूपरेखा रहेगी, आप लोगों ने स्लाइडें देखी होंगी, रूपरेखा बिल्कुल वही रहेगी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का हम आपको संक्षिप्त परिचय देंगे, फिर उनके प्रमुख अभियान और खोज यात्राओं के बारे में बताएंगे, उनके योगदान के बारे में बताएंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बताएंगे, और इसके बाद हम उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया, जो बेसिक थॉट डेवलप किया, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, और किस तरीके से वो थॉट डेवलप हुआ, उनकी क्रिया पद्धति क्या थी, उनकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी, उस चीज के बारे में डिस्कस करते हुए हम अपनी बात को पूरा करेंगे। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को का जो जीवन काल है वो 1769 से 1859 का है। तो जो हम्बोल्ट को बेसिकली आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल, याद रखिएगा, मॉडर्न सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, ठीक, मॉडर्न सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का पिता भी कहा जाता है।
ठीक। और कहीं कहीं ये कहा जाता है कि हम्बोल्ट और रिटर दोनों ही अभिनव शास्त्रीय युग के संस्थापक हैं, लेकिन किसी किसी उसमें फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टमैटिक ज्योग्राफी भी लिखा हुआ मिलता है कि हम्बोल्ट को आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल का पिता कहा जाता है। तो हम्बोल्ट को अगर समझना है तो हम्बोल्ट को आप इस तरीके से समझिए कि हम्बोल्ट ने बताया है कि मानव पे प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि मानव पे प्रकृति या वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक, कोई भी आदमी पढ़ पा रहा है तो ये उसके वातावरण का प्रभाव है। निश्चित रूप से उसका वातावरण उसे ऐसा मिला है कि वो पढ़ सके, और कोई अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो निश्चित रूप से उसके वातावरण में कुछ तत्व ऐसे हैं जो उसको पढ़ाई के प्रति हतोत्साहित करते हैं या पढ़ाई के मार्ग में अवरोध बनते हैं। वो बहुत विरला होता है कि जो कि प्रतिकूल वातावरण में भी संघर्ष करके अपने अस्तित्व को जो चाहे सो पाले। यानी कि अगर पढ़ने लायक या पढ़ने के अनुकूल वातावरण नहीं है उसके बावजूद भी पढ़ ले तो वो विरला होता है, अपवाद होता है। तो ठीक इसी तरीके से जो हम्बोल्ट है, हम्बोल्ट के ऊपर उनका वातावरण यानी कि उनके साथ जो लोग जुड़े थे वो इतने लर्नेड और इतने महान लोग जुड़े थे कि जिसका प्रभाव हम्बोल्ट पे निश्चित रूप से पड़ा, इस चीज को नकारा कभी नहीं जा सकता। हम्बोल्ट का जो अध्ययन है वो हम्बोल्ट का अध्ययन प्रख्यात भूविज्ञान वेत्ता वर्नर के सानिध्य में हुआ। इसके बाद इनका संपर्क बना रिनॉल्ड और जॉर्ज फॉस्टर्स। आप देखेंगे जहां पे शुद्ध भूगोल की चर्चा की जाती है या क्रियात्मक और वैज्ञानिक भौगोलिक शैली की चर्चा की जाती है, वहां पे ये दो नाम बहुत आते हैं कि जिन्होंने भूगोल को वैज्ञानिकता दी। ठीक, ये हम्बोल्ट के पहले के भूगोलवेत्ता हैं, यानी कि रिनॉल्ड और जॉर्ज फॉस्टर्स ने इनको प्रभावित किया। अब देखिए यहां पे हम्बोल्ट पे पहला प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, हम्बोल्ट का एक मित्र था बोनप्लैंड। ठीक, उसके साथ हम्बोल्ट की मित्रता थी और वो वनस्पति शास्त्री था। इन दो चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, पहला चीज वो वर्नर का शिष्य था, दूसरा बात वो रिनॉल्ड और जॉर्ज फॉस्टर्स से प्रभावित था, और तीसरा वो वनस्पति शास्त्री बोनप्लैंड उसका मित्र था। इन तीन चीजों का ही इंपैक्ट हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम्बोल्ट पे पड़ा। हम्बोल्ट 1792 में बर्लिन में खनिज विभाग में निदेशक के पद पे कार्यरत रहे, और 1792 यानी कि 1792 में वो निदेशक बनते हैं, और 1797 में उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। मां की मृत्यु के बाद वो अपने इस सरकारी पद से त्यागपत्र दे देते हैं और विभिन्न प्रकार की खोज यात्राओं का प्रारंभ कर देते हैं। खोज यात्राओं का मतलब आप उस मनोदशा को समझ सकते हैं कि इनका मां से विशेष तरह का लगाव रहा होगा, और उसके बाद में जब मां की मृत्यु हो गई तो वो एक खोज यात्राओं का खोज यात्राओं की तरफ यानी कि घूमते रहने की तरफ इनकी प्रवृत्ति हो गई। अब यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम्बोल्ट वास्तव में कितना ज्ञानी था। हम्बोल्ट बहुभाषी था, वो अंग्रेजी भी जानता था, जर्मन भी जानता था, फ्रेंच भी जानता था, स्पेनिश भी जानता था। इसलिए भूगोल का ज्ञान उसके लिए आसान था, वो जगह जगह घूम सकता था, उनकी भाषाओं को समझ सकता था। उसका जो विषय था वो भूगोल ही नहीं, वो बहु विषय विशेषज्ञ था। जैसे कि वो भूगर्भ शास्त्र भी जानता था, वो वनस्पति शास्त्र भी जानता था, वो जंतु विज्ञान जानता था, वो भौतिकी जानता था, वो रसायन शास्त्र जानता था, वह शारीरिक विज्ञान जानता था, दर्शन शास्त्र जानता था, इतिहास जानता था, जलवायु विज्ञान जानता था और भू आकृति विज्ञान जानता था। यानी कि जो भूगोल का आज हम अंतरानुशासनिक या अंतः विषयक या इंटरडिसिप्लिनरी स्वरूप देख रहे हैं, वो उसी स्वरूप के अनुसार था। उसने अपने अध्ययन को जो वास्तविक बनाने के लिए या अध्ययन को खोज परख बनाने के लिए 60,000 किलोमीटर की यात्राएं की। इसके साथ साथ भूगोल में विशिष्ट प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता है, जैसे कि सेक्सटेंट हो गया, दूरबीन हो गया, साइनोमीटर हो गया, वायुदाब मात्री हो गया, आर्द्रता मापी हो गया, चुंबकीय मापी हो गया। इन सब से उसने जो प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण है वो करने में वो सक्षम हुआ। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का एक संक्षिप्त परिचय है। ये संक्षिप्त परिचय उसके जीवन के बारे में भी है और उसके कार्यशैली के बारे में भी, यानी कि व्यक्तित्व के बारे में भी है और कृतित्व के बारे में भी है।
अब हम्बोल्ट, जैसा कि आपने कहा सुना कि उसने 60,000 किलोमीटर की यात्राएं की और उसने विभिन्न यंत्रों के साथ में यात्राएं की। तो उसने उन यंत्रों के साथ में क्या क्या चीजें इजाद करी, क्या क्या चीजें खोजी, उनका एक संक्षिप्त वर्णन है कि 1798 में बोन प्लांट यानी कि उसी वनस्पति शास्त्री मित्र के साथ में स्पेन की यात्रा की और उसने स्पेनिश मेसेटा, एक स्थल रूप है, की ऊंचाई नापने का कार्य किया। 1799 में फिर बॉम्ब प्लांट के साथ में वो दक्षिणी अमेरिका वेनेजुएला की उसने यात्रा की। वहां पे उसने मानव निवास के अनुकूल क्षेत्रों की पहचान की, यानी कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मानव निवास कर सकता है। फिर उसने वेलेंसिया के सिकुड़ने और सपाट किनारों पे जो कृषि होने लगी है उसकी चर्चा की। फिर उसने ओरिनिको नदी की खोज की और उसका अमेजन से संबंध बताया। उन्होंने वन और वर्षा में संबंध स्थापित किया कि अधिक वन होती है, अधिक वन जहां वहीं पे होते हैं जहां पे अधिक वर्षा होती है। फिर उसने उत्तरी एंडीज के गगन चुंबी चोटियों पे गया। उसके बाद में 1800 में वो क्यूबा की यात्रा करता है और क्यूबा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। फिर 1801 में वो कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू की यात्रा करता है, जहां पे वो फसलों पर तापमान, ऊंचाई व वनस्पति का प्रभाव का अध्ययन, इक्वेडोर और वेनेजुएला की चट्टान, वनस्पति के विभिन्न प्रकार, उत्तरी एंडीज के लंबवत कटिबंध का निर्धारण और इक्वेडोर के ज्वालामुखी से निसृत, मतलब कि जो ज्वालामुखी से बाहर पदार्थ निकलते हैं, गैस इत्यादि, उनका अध्ययन करता है। और मानव शरीर पे ऊंचाई का प्रभाव, यानी कि जैसे जैसे मानव ऊंचाई पे जाता है उसके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को का अध्ययन करता है। वो पेरू की ठंडी जलधारा को ढूंढता है, जिसे कि हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना गया है। आप लोग समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे, जहां पे समुद्री धाराएं पढ़ेंगे। फिर 1803 में उसने मध्य अमेरिकी देशों की यात्राएं की, जिसमें मैक्सिको की जनसंख्या, उत्पादन एवं व्यापार का अध्ययन किया। 1804 में वो अमेरिका गया, फिलाडेल्फिया और वॉशिंगटन नगरों को उसने देखा। 1804 से 1826 तक वो पेरिस में रहा। पेरिस में उसने इटली के विसुवियस ज्वालामुखी का एंडीज से तुलनात्मक अध्ययन किया। फिर पनामा नहर का सर्वप्रथम विचार देने वाला हम्बोल्ट था। फिर उसने सोसाइटी ज्योग्राफी नाम की एक संस्था की स्थापना की। 1827 में वो बर्लिन में कार्ल रिटर के संपर्क में आया और 1829 में उसने मध्य एशिया की चट्टान संरचना और खनिज संरचना और पूर्वी साइबेरिया में तापमान एवं वायुदाब के प्राथमिक आंकड़ों पर उसने कार्य किया। तो इस तरीके से आप देखिए 1798 से लेकर 1829 तक ये लगातार, उस समय, आज का जमाना नहीं है भाई कि आप प्लेन से बैठे और 24 घंटे में पहुंच गए। उस समय उसने इतनी दूर दूर की यात्राएं की और दूर दूर यात्राओं से उसने संबंधित भूगोल को से संबंधित कार्य किए और उसने भूगोल को योगदान दिया। और अब ये समझिए कि उसने भूगोल के लिए क्या क्या योगदान दिया। अगर हम इसको पॉइंट वाइज या समझना चाहें तो सबसे पहले उसने वन और वर्षा के मध्य सकारात्मक संबंध को बताया, ओरिनिको नदी की खोज की, मानव शरीर पर ऊंचाई के प्रभाव को बताया, पनामा नहर का सर्वप्रथम विचार दिया। अब देखिए, अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वार्नर, जिसे कि मैंने इससे पूर्व आपको बताया था कि वार्नर एक तरीके से हम्बोल्ट के गुरु हैं, ठीक है। उन्होंने ही हम्बोल्ट को चट्टानों आदि के बारे में बताया और हम्बोल्ट अंततः वार्नर के मत से असहमत हो गए चट्टानों की उत्पत्ति के संबंध में। हम्बोल्ट ने कहा कि ग्रेनाइट, नीस और स्फटिक चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से होती है, ठीक है। ब्रह्मांड विज्ञान के लिए कॉस्मोग्राफी और खगोल वर्णन के लिए यूरेनोग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले हम्बोल्ट रहे हैं। यह बहुत पूछा जाता है कि कॉस्मोग्राफी और यूरेनोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है। नेट में बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। परमाफ्रॉस्ट और क्लाइमेटोलॉजी, इस पदावली का भी सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हम्बोल्ट रहे हैं। यह सवाल भी उन्हें बहुत पूछा जाता है। परतदार चट्टानों की का अध्ययन किया। जीव निर्जीव यानी कि जैव और अजैव में संगति, मतलब कि एक समायोजन होता है, एक संगति होता है, उस अवधारणा का इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, जिसे कि उन्होंने कहा सुजामांग हंग, ठीक है। इसके बाद में ये उनका प्रमुख योगदान था। इस योगदान के बाद में हम आते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, इनकी जो मुख्य रचना है वो कॉस्मॉस है, जिसका प्रकाशन 5 खंडों में हुआ है, ठीक है। कॉस्मॉस इनकी बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। हम्बोल्ट की पहचान कॉस्मॉस से है, लेकिन
उसके अलावा भी इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसे कि हमें जानना चाहिए। जैसे कि राइनलैंड के बेसाल्ट पे इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा। दक्षिणी अमेरिका व मध्यवर्ती द्वीपों समुद्री यात्रा पे लेखों की एक श्रृंखला 30 खंडों में प्रकाशित हुई। नई दुनिया के भूमध्य रेखीय प्रदेशों की यात्रा पे विशेष अनुभविक वर्णन ग्रंथ का 3 खंडों में प्रकाशन हुआ। दक्षिणी अमेरिका के आदिम वासियों पे लेखों का 2 खंडों में प्रकाशन हुआ। मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन किया। अब यहाँ पे इस बात को गौर कीजिएगा कि हमने ये बताया है हमेशा आपको कि हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल को पोषित किया, लेकिन वो प्रादेशिक भूगोल के मतलब विरोधी नहीं थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमबोल्ट ने भी प्रादेशिक भूगोल में कार्य किया है, और वो कार्य कौन सा है? मैक्सिको व क्यूबा का प्रादेशिक वर्णन। एशिया मध्य में यूराल व पश्चिमी साइबेरिया पर इन्होंने प्रकाशन दिए। दोनों गोलार्धों की चट्टानों की विशिष्ट स्थिति पे विभिन्न प्रकार के भौगोलिक लेख लिखे। व्यूज ऑन नेचर करके इन्होंने अपना ग्रंथ प्रस्तुत किया, और कॉस्मोस का 5 खंडों में प्रकाशन हुआ। तो ये उनकी एक तरह के प्रमुख रचनाएं हो गई। अब हम आते हैं कि अब हमबोल्ट ने संकल्पनाएं भाई कौन कौन से दी, जिस संकल्पनाओं को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं कि सब हमबोल्ट की संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। अब हम उन संकल्पनाओं के बारे में आपको बताते हैं कि हमबोल्ट की प्रमुख संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। हमबोल्ट की देखिए जो संकल्पनाएं हैं वो 7 संकल्पनाएं मुख्य रूप से कही जाती हैं। पहली संकल्पना कही जाती है प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर, प्रकृति की एकता। दूसरी संकल्पना सांसारिक तत्वों की समझ, कंप्रिहेंशन ऑफ वर्ल्ड फिनोमिना। भूगोल संबंधों का अध्ययन है, ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ रिलेशंस। सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, जनरल ज्योग्राफी इज ए फिजिकल ज्योग्राफी। और स्थानिक वितरणों का विज्ञान, साइंस इज ए स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी सतह का मानवीय आवास के रूप में अध्ययन, अर्थ सरफेस एज द होम ऑफ मैन। और भूगोल में विषमांगता, हिटेरियोजेनिटी इन द ऑफ फिनोमिना इन ज्योग्राफी। तो ये मुख्य रूप से 7 संकल्पनाएं हैं। हम एक एक करके इनका विवेचन करेंगे। नंबर 1 है प्रकृति की एकता। उन्होंने बताया कि समस्त प्रकृति में एकता पाई जाती है। प्रकृति क्या है? एक महापूर्ण इकाई है जो जीवन प्राण के माध्यम से चेतन और सजीव है। अब देखिए इस संबंध में वो अपने एक पत्र में उल्लेख करते हैं, इसको मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, केवल एक आत्मा ही समस्त प्रकृति को सजीव किए हुए है। यानी कि एक ही आत्मा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक सजीवता प्रदान किए हुए। किस किस को सजीवता प्रदान किए हुए है? केवल एक ही आत्मा जीवन, या केवल एक ही आत्मा, या उसको आप जीवन कह लें या उसी को सजीवता कह लें, जो सजीवता हमें प्रकृति से मिली हुई है। यानी कि वह जीवन जो हमें प्रकृति से मिला हुआ है, वही जीवन पत्थरों, पेड़ पौधों, जंतुओं तथा स्वयं मनुष्य में भी ओतप्रोत है। यानी कि आप जड़ और चेतन जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें जो भी सजीवता है या जो भी जीवन है वो प्रकृति प्रदत्त है। तो ये एक कॉमन फिनोमिना ऐसा है या एक कॉमन चीज ऐसी है जो कि जड़ और अचेतन को जोड़े हुए है। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि आप लोगों ने माला देखी है, माला, तो उस माला में एक धागा होता है और उस धागे से 100 दाने बंधे हुए होते हैं। अब वो 100 दाने एक जैसे होते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आप एक माला ऐसी पिरो रहे हैं जिसमें एक फूल गुलाब का है और दूसरा फूल गेंदा का है और तीसरा फूल बेला का है, उस एक धागे को आपने बांध करके एक माला पिरो दी। ठीक है, तो ये जो धागा है, ये धागा उन सारी भिन्न भिन्न चीजों में, यानी कि गेंदा में, गुलाब में और बेला में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ठीक हमबोल्ट यही चीज कह रहे हैं, ये जो प्रकृति की सजीवता है ये हम जड़ और चेतन जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं उनमें कॉमन है, उनमें उभयनिष्ठ है। तो इसी को कहा गया है प्रकृति की एकता। अब अगला आ जाइए, सांसारिक तत्वों की समझ। जर्मन भूगोलवेत्ता हमबोल्ट ने यह बताया कि सांसारिक परिघटनाओं का अध्ययन और उसकी विवेचना ही भौगोलिक शोध का सबसे ऊंचा उद्देश्य है। यानी कि
जो भी यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को हमें समझना चाहिए। उस परिवर्तन को हम, जैसे कि हर कोई भी किसी भी परिवर्तन को अगर हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते, या किसी भी परिवर्तन को हम ये नहीं समझ सकते कि ये इस परिवर्तन के पीछे कौन कौन से कारण हैं, या ये परिवर्तन किस तरीके से हुआ है, तो उसका मतलब फिनोमिना बहुत जटिल है। तो उस जटिल फिनोमिना को हम विभिन्न सेक्शनों में बांट करके, विभिन्न खंडों में बांट करके हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि जटिल स्थितियों का हमें प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए कि अगर कोई भी सांसारिक परिदृश्य निर्मित हुआ है तो वो क्यों निर्मित हुआ है और कैसे निर्मित हुआ है, किन कारकों की वजह से निर्मित हुआ है। इसके बाद में आता है कि भूगोल संबंधों का अध्ययन है। हमबोल्ट कहते थे भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पे भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है। भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, जैव और अजैव संबंधों का अध्ययन करना है, जंतु और वनस्पति के मध्य अध्ययन करना है, मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना है। इसको हम इतने भागों में बांट करके इस एक चीज को, संबंध किस किस के बीच में है इस पृथ्वी पे, जैव और अजैव, भौतिक तत्व और अभौतिक तत्व, जंतु जगत और वनस्पति जगत, जैविक और अजैविक, मानव और प्रकृति, यानी कि इन सब के पारस्परिक संबंधों का हमें अध्ययन करना है। हमबोल्ट ये कह रहे हैं कि जो सामान्य भूगोल है वही भौतिक भूगोल है। हमबोल्ट ने सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया। हमबोल्ट ने अपने ग्रंथ कॉस्मोस, ठीक है, कॉस्मोस में अंतरिक्ष में सुदूर स्थित निहारिका, नेबुला, ठीक है, जो आप लोग नेबुला हाइपोथेसिस पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ में, तो सुदूर स्थित निहारिका से लेकर जलवायु के विवरण तक, ठीक है, और चट्टान पे फैली हुई वनस्पति, यानी कि चट्टान और वनस्पति से लेकर के मानवीय क्रियाकलापों तक का वर्णन किया है। यानी कि उन्होंने इन सब चीजों को सामान्य भूगोल के अंतर्गत रखा है और इसी सामान्य भूगोल को उन्होंने भौतिक भूगोल कहा है। उन्होंने ये बताया है कि भूगोल का उद्देश्य ये है कि जीवधारी जो जीव जगत है या जीव रखने वाला है और जो प्रकृति, निर्जीव प्रकृति है, इसके बीच में एक श्रृंखला बनती है संबंधों की। हम उन संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कि यहां पे ये खास बात है, हमबोल्ट मानव भूगोल को भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही मानता था। पांचवा ये है कि स्थानिक वितरणों का विज्ञान। हमबोल्ट का ये मत है कि स्थानिक वितरण के ही आधार पे भूगोल का क्रमबद्ध रूप से विकास संभव हुआ है। स्थानिक वितरण यानी कि पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार की जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उनका स्थानिक वितरण, वो पृथ्वी तल अर्थात भूतल पे जो भी मानवीय क्रियाएं होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। यानी कि हमबोल्ट ये कह रहा है संक्षेप में कि स्थानिक वितरण के अंतर्गत आप केवल भूतल पे जो क्रियाएं हो रही हैं उसका अध्ययन तो करते ही करते हैं, लेकिन उनका एक टर्म है, खास तौर से आप याद रखिएगा, कॉस्मोस। कॉस्मोस को कहीं कहीं पे विश्व भूगोल भी कहा जाता है, लेकिन कॉस्मोस को आप सृष्टि के रूप में भी देख सकते हैं। तो वो भूगोल को सिर्फ ये कहें कि भूतल पे जो मानवीय क्रियाएं हो रही हैं उसके मतलब उस भूतल आप भूगोलवेत्ता इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसमें पृथ्वी के सौरिक संबंध तक लिया गया है, जो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल और पृथ्वी के सौरिक संबंध तक लिए गए हैं, उस तरीके का भूतल, यानी कि जिस भूतल में कॉस्मोस सम्निहित है, यानी कि वो भूतल जो विश्व का भूतल है, उस भूतल पे जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उसका बताया गया है, हमबोल्ट ने बताया है, हम उसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद में पृथ्वी सतह को मानवीय आवास के रूप में अध्ययन करना। उन्होंने बताया कि हम भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी से भिन्न है, क्योंकि भूगोल पृथ्वी सतह का केवल प्राकृतिक अध्ययन नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी सतह को मानवीय आवास के रूप में
अध्ययन करती है। यानी कि ये जो पृथ्वी सतह है इसके ऊपर मानव रहता है। हम जियोलॉजी नहीं है कि हम केवल एज ए नेचुरल साइंस अर्थ सरफेस की स्टडी करें, हम मानवीय आवास के संदर्भ में पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। उन्होंने बताया कि भूगोल में तत्वों की विषमांगता होती है। हमबोल्ट का मत था कि अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों में अध्ययन किए जाने वाले तत्वों में परस्पर समानता होती या एक रूपता होती है, लेकिन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले तत्वों में विषमांगता होती है, यानी कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के आयाम होते हैं। अब हमबोल्ट ने इतना सारा जो दर्शन दिया, तो इतना सारा दर्शन देने के बाद में ये बात बहुत खास उठती है कि हमबोल्ट ने किस आधार पे ये दर्शन दिया, यानी कि उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी। तो हमबोल्ट के शोध विधि तंत्र में हमबोल्ट ने आगमन पद्धति का इस्तेमाल किया। आगमन पद्धति का मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी कि उसने विशेष तथ्यों और घटनाओं का निरीक्षण किया, विश्लेषण किया, परीक्षण किया, तब सिद्धांतों का नाम दिया। यानी कि पहले प्रस्तुतिकरण, फिर विश्लेषण, फिर उसका सामान्यीकरण और फिर परीक्षण। इस आगमन पद्धति के बाद में उसने आनुभाविक विधि पे जोर दिया, यानी कि उसने भौगोलिक ज्ञान की प्राप्ति का आधार पर्यवेक्षण और प्रयोगों को बताया। उसने विभिन्न प्रकार के नवीन यंत्रों, जी नवीन यंत्र मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में उस समय बताया था कि सेक्सटेंट वगैरह, इन सारी चीज़ों का उसने प्रयोग किया और इन सारे चीज़ों से जो उसने निष्कर्ष पाए उसको उसने अपने अध्ययन में शामिल किया। उसने अपनी आंखों से जिस तरीके से विश्व को देखा उसका परीक्षण किया, उससे प्राप्त ज्ञान को उसने हम लोगों को लिपिबद्ध करके देने की कोशिश की। हमबोल्ट ने तुलनात्मक शोध विधि को विकसित किया। हमबोल्ट ने स्टेपीज तथा मरुस्थल नामक निबंध में संसार के समस्त घास स्थलों तथा अफ्रीका के मरुस्थलों की मृदा विशेषताएं, जलवायु तथा समुद्र तल से ऊंचाई आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया। यानी कि दो विभिन्न प्रदेशों का या दो विभिन्न एक जैसी चीज़ों का उसने तुलनात्मक अध्ययन की जो ये पद्धति थी भूगोल में वो शुरू की। उसने जो भी प्रेक्षण किए, यानी कि जितने भी उसने प्रेक्षण किए वो सूक्ष्मतापूर्वक किए और सावधानी पूर्वक किए। अभी आप लोग डम्पी लेविल और सेक्सटेंट, डम्पी लेविल और थियोडोलाइट वगैरह जब आगे की क्लासेस में आएंगे तो पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि रीडिंग्स को नोट करने के लिए कितना अलर्ट रहना पड़ता है, कितनी सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ता है। तो यानी कि उसने इस तरीके से बहुत सूक्ष्म तरीके से उसने विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण किए, फिर विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षणों का संश्लेषण किया। उसने जो विभिन्न प्रकार के डाटा कलेक्ट किए उन डाटा कलेक्शंस का उसने विश्लेषण किया, संश्लेषण किया और आलोचनात्मक मूल्यांकन किया कि ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है क्या ये सही है। उसके बाद में हमबोल्ट का कहना था कि जब आप किसी स्थान का पर्यवेक्षण करते हैं तो उसका पर्यवेक्षण करने, एक बार पर्यवेक्षण करने के बाद में ऐसा नहीं है कि उसको फिर दोबारा पर्यवेक्षण उसका नहीं करना चाहिए। हमबोल्ट का मानना था कि एक बार पर्यवेक्षण करने के बाद में दोबारा उस क्षेत्र का आकस्मिक पर्यवेक्षण करना चाहिए। आकस्मिक पर्यवेक्षण करने से जो उसकी वास्तविक वस्तु स्थिति होती है वो स्पष्ट हो जाती है। हो सकता है आपने जिस दिन सर्वेक्षण किया हो उस दिन वो अपनी वास्तविक स्थिति में ना हो। तो इस तरीके से अब आप ये समझिए कि हमबोल्ट ने जो अभिलेखन की जो शुद्धता थी, यानी कि जो डॉक्यूमेंटेशन किया है और जो उसने पर्यवेक्षण किया है उसको उसने अपने एक जगह पे खुद लिखा है। और इस कोटेशन को सुनिए और इस कोटेशन को सुनने के बाद में आपको जो पूरी उसकी मेथोडोलॉजी है, जो पूरा उसका विधि तंत्र है वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहा है कि इस प्रांत में ठहरकर हमने लगभग 1600 से अधिक पौधों को सुखाया। 1600 से अधिक पौधे सुखाए गए और लगभग 600 नई किस्मों का वर्णन किया। उन 1600 में 600 पौधे ऐसे थे जो नई किस्म के थे, जिनमें कुछ किस्में अब तक बिल्कुल अज्ञात थी। कुछ किस्में पौधों की ऐसी थी जो एकदम अज्ञात थी, आज से पहले लोग जानते नहीं थे। हमने बहुत से सुंदर घोंघे, सीपियों, कीड़े मकोड़ों आदि को एकत्रित किया है। मैंने पौधों के 60 से अधिक चित्र खींचे हैं। हमारे साथ बर्थाउड्स का कालमापी, देखिए यंत्र का नाम आ गया, रेम्सडेन और ट्राउटर का सेक्सटेंट था। 3 तरीके के यंत्र आ रहे हैं इसमें,
ठीक है, कालमापी, रेमडेन और ट्राउटर्स का सेक्सटेंट, यानी कि कालमापी भी था और सेक्सटेंट भी था, और 15 से अधिक स्थानों के अक्षांश और देशांतरों को निश्चित किया इन्होंने, जिनका प्रयोग भविष्य में मानचित्र बनाने में किया जा सकता है। बैरोमीटर के द्वारा मैंने पर्वत श्रेणियों की ऊंचाइयां नापी। सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई 10,500 फीट तक है, जहां की पर्वत श्रेणी सांता है। तो इस तरीके से सांता पार्थ है। तो इस तरीके से उन्होंने, आप खुद ही समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये अभिलेखन किया और किस तरीके से उनका ये जो अभिलेखन था वो बहुत सफल था। ठीक है, तो उसके बाद में क्रमबद्ध विधि के विशेष रूप से पोषक थे, यानी कि किसी भी विषय का एक विशेषीकृत ज्ञान, वर्गीकरण रीति से इन्होंने अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में जो वर्गीकरण की रीति होती है उसको उन्होंने भूगोल में इंट्रोड्यूस किया। विषय और तत्वों के क्रमिक अध्ययन को इन्होंने विश्व के संदर्भ में किया। साथ ही साथ इनको प्रादेशिक विधि से कोई परहेज नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने मैक्सिको और क्यूबा के प्रादेशिक भूगोल की भी रचना की। इन्होंने मानचित्रीय विधि का भी प्रयोग किया, समताप रेखी मानचित्र भी इन्होंने बनाए, चार्ट के माध्यम से जर्मनी के सभी जल स्रोतों में आपसी संबंध को बताया, और इन्होंने मानचित्रों एवं चित्रों को आवश्यक रूप से प्रयोग करने पे जोर दिया। इसके बाद एक बहुत खास चीज है जो इनकी अध्ययन शैली है या इनके अध्ययन पे जो जिस चीज का प्रभाव पड़ता है, ये याद रखिएगा, हमबोल्ट ने अपने किसी भी विवरण में गॉड या भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, लेकिन वो प्रकृति का कहीं पे भी उल्लंघन नहीं करता है, वो प्रकृति को मानता है, लेकिन गॉड पे किसी भी तरीके की आस्था उसकी नहीं दिखाई पड़ती है। ये बहुत खास बात है, ये जो कि उसकी साइंटिफिक अप्रोच को दर्शाती है। वो मानव और प्रकृति को अंतर संबंधित मानता है, वो प्रकृति का मानव पे प्रभाव मानता है, लेकिन गॉड जैसा शब्द कहीं पे भी, या ईश्वर जैसा शब्द या थियोलॉजिकल अप्रोच वो कहीं पे भी अप्लाई नहीं करता। वो प्राकृतिक तत्वों में जलवायु को सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानता था। वो ये मानता था कि मानव भूतल के साथ साथ अन्य जीवधारियों एवं अजैविक तत्वों से भी संबंधित है। वो हमबोल्ट ने यह भी बताया कि फोनेशियन जाति व यूनान के लोगों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमुख कारण सामुद्रिक स्थिति का प्रभाव था। तो इस तरीके से हमबोल्ट की जो शैली है वो निश्चयवादी अध्ययन शैली के अंतर्गत आती है। तो और यहीं पे मैं हमबोल्ट के विशद विवेचन को विराम देता हूं और आप लोगों को प्रश्न करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ठीक है, अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। आशीष कुमार, हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए भाई। इन सारी चीजों का एक मिनट, इन सारी चीजों का जो लिखित रूप से पीडीएफ है वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड है, और सारी डिटेलिंग, कहीं पे कुछ लिखना छूट गया हो तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो वो आप मुझसे पूछ लीजिए। हाँ हमबोल्ट प्रकृति को मानता था, हाँ, और गॉड पे विश्वास नहीं करता था। हाँ, तो फिर सर ये निश्चयवादी कैसे हो गया? भैया निश्चयवाद प्रकृति को एक मिनट, निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद है प्रकृति का नियंत्रण एवं प्रभाव को स्वीकार करना। निश्चयवाद में कहीं पे भी ईश्वर नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। निश्चयवाद प्रकृति और मानव के अंतर संबंध के आधार पर बनाया गया है कि प्रकृति नियंत्रण करता है, प्रकृति का मानव पे प्रभाव पड़ता है। हमबोल्ट ये लिख रहा है कि फोनेशियन जाति व यूनान के लोगों की बढ़ती हुई शक्ति का प्रमुख कारण सामुद्रिक स्थिति का प्रभाव है। सामुद्रिक स्थिति क्या है? एक तरीके का प्रकृति या वातावरण का प्रभाव है। जब हमबोल्ट ये कह रहा है कि जलवायु सर्वाधिक प्रभावशाली कारक है, जलवायु क्या है? एक तरीके की प्रकृति का एक तत्व है। तो इस तरीके से वो प्रकृति को मान रहा है, लेकिन कोई भी आदमी प्रकृति को माने और ईश्वर को ना माने। ईश्वर देखिए, एक मैंने ये बताया है कि हमबोल्ट वो मानता था जो आंखों से देखता था और पर्यवेक्षण से सिद्ध कर सकता था। प्रकृति को महसूस किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, प्रकृति है, इस चीज के हजारों प्रमाण हैं। लेकिन आप ईश्वर एक एहसास या ईश्वर एक आस्था या ईश्वर एक श्रद्धा का विषय है, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमबोल्ट की जो भी अप्रोच थी वो साइंटिफिक थी, वो हर चीज को पर्यवेक्षण के द्वारा सिद्ध करना चाहता था। इसलिए इनकी मेथोडोलॉजी ऐसी है। इनकी मेथोडोलॉजी को में जो एक मिनट, इनकी मेथोडोलॉजी में जो डिफरेंस है, जैसे कि कुछ भी हो रहा है इस पृथ्वी पे, ठीक है,
तो उस पृथ्वी के पीछे ये कोई ना कोई प्रकृति का ही कारण छिपा हुआ समझते थे। जबकि इसके विपरीत रिटर था, वो भूतल पे जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईश्वर की कोई ना कोई योजना या कोई ना कोई उद्देश्य मानता था। ठीक है, तो किसी चीज को आप, जैसे कि आप भी अपनी जिंदगी कुछ भी हो रहा हो, जैसे कि भूकंप आ जाए तो एक लोग कहे कि मतलब कि ये अरे सब भगवान की वजह से हो रहा है, मतलब भगवान ने जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। एक ये अप्रोच होती है आपके समुदाय में ही, और ये आपके समुदाय में एक ये अप्रोच होती है कि वो बताते हैं कि ये प्लेट और ये प्लेट टकरा गई जिसकी वजह से भूकंप आ गया। तो ठीक यही चीज है कि हमबोल्ट दो प्लेटों को टकरा के भूकंप आया ये बताने वालों में था। सर एक और शब्द का प्रयोग किया था शायद, हमबोल्ट जियोमोनोजिया शायद ऐसे ही कुछ। जो नहीं, वो हमबोल्ट का जो मुख्य रूप से सवाल था वो जीव, जैव और अजैव इन दोनों के समायोजन के लिए इस्तेमाल किया गया था। वो मैंने उसमें बेसिकली लिख रखा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं उसको फिर से बता देता हूँ। वो उस शब्द का नाम है सुजामहंग। ठीक है, सा सापे ऊ की मात्रा, जा जा पे बड़े आ की मात्रा, मा मा पे आ की मात्रा, अंक की बिंदी, हा हा के ऊपर अंक की बिंदी और गा। ठीक है, जीव निर्जीव में संगति और सामंजस्यता की अवधारणा। ठीक, कि जीव और निर्जीव आपस में संगति रखते हैं और समायोजन रखते हैं, सामंजस्य रखते हैं, इस चीज की अवधारणा थी। थैंक यू सर। ठीक, डीकेपी, डीकेपी, जिशान अख्तर, जिशान अख्तर। आज समय कम है, मैं जल्दी आज समय कम है तो मैं जल्दी जल्दी नाम लूंगा आप लोगों का। मीना कुमारी, ठीक। मिथिलेश कुमार, निशांत कुमार, निशा, संदेश, प्रियांशु, पूनम, पूनम, शिवानी, श्रीराम। ठीक है, आज मैंने हमबोल्ट के बारे में आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। आशा करता हूं कि ये आप लोगों के असाइनमेंट में काम आएगा। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। आज की क्लास ओवर।